नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रिपोर्टर लाइव की करते हैं शुरुआत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की और उनकी पगड़ी उछालने को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि यह एक किसान नेता नहीं बल्कि हर एक किसान के साथ अपमानित करने का काम बीजेपी ने किया है। दरअसल यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की हुई थी, साथ ही साथ उनकी पगड़ी भी उछाली गई थी। इस मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और बीजेपी पर निशाना साधा। एक्स में उन्होंने कहा कि जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी और चौधरी चरण सिंह के अरमानों को किसान नेता राकेश टिकैत कामयाब कर रहे थे, ऐसे में उनकी पगड़ी उछालना और धक्का मुक्की करना बड़े अपमान की बात है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक का किसान आंदोलित है, आक्रोशित है। फिलहाल जिस तरीके से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है और बड़ा हमला बोला है, इससे सियासी पारा और भी हाई हो चला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह बताने की कोशिश की है कि वह और उनकी पार्टी किसानों के सम्मान में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। फिलहाल 27 के रण के पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी दलित मुद्दे, संविधान को आगे ले जाते हुए अब किसानों के मुद्दे पर भी सियासत शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। वहीं लखनऊ में अब रोड कटिंग के लिए विभागों को ऑनलाइन परमिशन लेनी होगी। इसके लिए एक पोर्टल को भी शुरू किया गया है। क्या कुछ है ये पोर्टल और किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा, बता रहे हमारे सहयोगी शिव प्रताप। उत्तर प्रदेश में अब सड़कों की खुदाई को लेकर के एक नया प्रयोग शुरू किया गया है, जिसमें कि लखनऊ में ये प्रैक्टिकल कहा जाए या फिर कहा जाए डेमो के रूप में उत्तर प्रदेश के राजधानी में ये बात शुरू की गई है, जिसमें कि जिलाधिकारी लखनऊ की तरफ से आज से एक नया प्रयोग करते हुए बताया गया कि अब जो सड़क है, लखनऊ की जो सड़कें हैं, इसमें कहीं भी कोई भी विभाग अगर खुदाई करता है तो उसको उससे पहले अनुमति लेनी होगी। हालांकि ये नियम पहले भी था, लेकिन अब इसमें बदलाव ये हुआ है कि इसमें अनुमति ऑनलाइन लेना पड़ेगा और इसके लिए बाकायदा पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस ऑनलाइन अनुमति में कोई भी विभाग का अधिकारी अब किसी दूसरे विभाग के अधिकारी पर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। और इसके लिए बाकायदा एक पोर्टल बनाते हुए जिलाधिकारी ने 7 मई से इसकी शुरुआत के लिए निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए बाकायदा तकनीकी सहायकों को भी रखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी से इसकी एक बृहद शुरुआत की जा रही है। यानी कि अगर ये कायदे से काम करता है और इस पोर्टल पे बेहतर ढंग से जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो सामने आती हैं, तो निश्चित रूप से जो आम जनता को सबसे बड़ी परेशानी होती थी कि जलकल विभाग, बिजली विभाग और नगर निगम जैसे तमाम ऐसे विभाग हैं जो सड़कों पर खुदाई कर देते थे और जिम्मेदारी के नाम पर दूसरों के ऊपर उसका ठीकरा फोड़ देते थे, तो वो अब देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिव प्रताप सिंह। वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने क्या कुछ कहा, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। मायावती जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस की सियासत पर पूरी तरह से भड़क उठी हैं। बसपा चीफ मायावती ने कहा कि दलितों के संविधान
और आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने हमेशा उपेक्षा की है। इतना ही नहीं, बसपा चीफ मायावती ने बीजेपी पर भी बड़ा हमला बोला है। कहा है कि कांग्रेस की तरह ही भाजपा भी दलितों के उत्थान की बात नहीं सोचती है। दरअसल जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया है। इस आदेश के बाद यूपी का भी सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो चला है। बसपा चीफ मायावती ने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को लपेटने की कोशिश किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए बसपा चीफ मायावती ने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस अपना श्रेय लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को याद करना होगा कि आरक्षण और संविधान को लेकर कांग्रेस ने दलितों का पूरी तरह से तिरस्कार किया है और यही वजह है कि कांग्रेस सत्ता के बाहर हो गई थी। बसपा चीफ मायावती ने आगे कहा है कि बीजेपी भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर चल रही है। बसपा चीफ मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को जिस तरह से निशाने पर लिया है, कहीं न कहीं बसपा चीफ मायावती की इस बयान में बेचैनी भी दिख रही है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में बसपा को बड़ा झटका लगा है। कई चुनाव में बसपा की पूरी तरह से नया डूबती नजर आई। ऐसे में 27 के दल के पहले बसपा चीफ मायावती पूरी तरह से बेचैन दिख रही है और 27 के रण में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतने के लिए दलित वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश करने में जुट गई हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि बसपा चीफ जिस तरह से दावे कर रही हैं और दलित उत्थान की बात कर रही हैं, ऐसे में 27 के रण में बसपा का क्या हश्र होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सिराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। जाति जनगणना की घोषणा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में आभार यात्रा निकाली। क्या कुछ इस यात्रा में खास रहा, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। पूरे प्रदेश में जाति जनगणना सरकार को कराए जाने को लेकर के आभार यात्रा निकाली गई है। यह आभार यात्रा वाराणसी में अजय राय के नेतृत्व में निकाली गई है। प्रदेश के पूरे अलग अलग जगहों में जाति जनगणना सरकार के कराए जाने को लेकर के कांग्रेस ने उत्साह दिखाया है। कांग्रेस ने इसको अपनी जीत बताई है। राहुल गांधी को आभार व्यक्त किया है, जिसको लेकर के राहुल गांधी को आभार व्यक्त किए जाने को लेकर के पूरे जिलों में अलग जगहों पर कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेताओं के द्वारा यह आभार यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस ने यह कहा है कि यह जो है हमारी बड़ी जीत है। सड़क से लेकर सदन तक जो है हमने लड़ाई लड़ी थी, यह मांग की थी, जिस पर यह सरकार ने को झुकना पड़ा और सरकार ने जाति जनगणना कराए जाने को बाध्य हुई है। कांग्रेस ने इसको बड़ी जीत बताई है। कांग्रेस ने अजय राय ने यह भी कहा है कि सरकार लगातार जो है शोषण करती रही, गरीबों को शोषण की है। 5 किलो के अनाज को देकर के सरकार गरीबों की न्याय से वंचित की है। कांग्रेस इसकी लड़ाई लड़ती रही है और लगातार गरीबों को और पिछड़ों को जो है न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर कहा कि सरकार कांग्रेस की बनने वाली है और भाजपा पूरी तरह जो है हारेगी और लगातार जो है कांग्रेस। वही छत्तीसगढ़ शासन ने पर्यावरण विभाग के स्वीकृति प्रदान करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया है। इस आयोजन में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। पर्यावरण विभाग के द्वारा श्री सीमेंट के लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें 127 हेक्टेयर जमीन के लिए चूना पत्थर माइंस का आयोजन किया गया, जैसे जन सुनवाई की गई थी, जहाँ पर मोहरा है, पत्थर चूहा है, सेमराडी है, वहाँ पर के ग्रामीणों को जन सुनवाई दिलाया गया था। कई वहाँ के 12-13 गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे। आपको बता दें यह जम्बा बंजर पड़ी हुई जमीन थी, जहाँ पर नीचे जमीन के नीचे बहुत बड़ी संपदा थी खास, जिसको श्री सीमेंट को आज जन सुनवाई की गई और वहाँ के लोगों ने बताया कि श्री सीमेंट ने सबसे पहले कमेंट किया कि यहाँ की 127 एकड़ जमीन पर जब श्री सीमेंट यहाँ का पत्थर भी खनिज लगाएगा तो यहाँ के क्षेत्र के 10 गाँव को शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारों को रोजगार यहाँ पर श्री सीमेंट प्लांट में दिया जाएगा। इसी बात को लेकर ग्रामीणों ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि हमको शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारों को रोजगार भी श्री सीमेंट उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पर माइंस को हम खोलने को देने को तैयार हैं। इसी बात को लेकर
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से खनिज पर्यावरण विभाग से रायपुर से की टीम आई गई और बलौदाबाजार जिले की ओर से डिप्टी कलेक्टर उपलब्ध दिया, जहां पर सभी लोगों ने एक स्वर से श्री सीमेंट को जन सुनवाई का समर्थन किया और कहा कि श्री सीमेंट यदि यहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, यहाँ से शिक्षा और चिकित्सा और परिवहन देता है या पानी की व्यवस्था भी कराता है, तो निश्चित ही हमको इसमें कोई एतराज नहीं। और लगातार विरोध का स्वर बहुत कम देखने को मिले और सभी लोगों ने समर्थन किया कि यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही, जमीन यहाँ पर गांव की जमीन थी, बंजर पड़ी हुई थी जिसमें कुछ नहीं होता था, और आज यहाँ पर एक सीमेंट खदान बनने जा रही है जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे यहाँ के जो गाँव के जो शिक्षित बेरोजगार लड़के हैं यहाँ पर सीमेंट में रोजगार करेंगे। इसी बात को लेकर जन सुनवाई का समर्थन किया गया। वहीं जन समर्थन में श्री सीमेंट ने भी अपनी वादों को बढ़ा, हम यहाँ वादा कर रहे हैं जन सुनवाई में, वो हम वादा पूरा गाँव वालों के साथ पूरा कंप्लीट करेंगे और निश्चित ही यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे जिससे कि यहाँ के लोगों और सीमेंट प्रबंध में एक अच्छा माहौल पैदा होगा। मैं इंडिया वाइस के लिए बोला से प्रदीप से। वहीं रायबरेली से एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां ग्राम विकास अधिकारी की लात घूसों से जमकर पिटाई की गई। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी राजू। दिल्ली में आज भी दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चौपाल के दौरान ग्राम प्रधान के बेटे द्वारा ग्राम विकास अधिकारी की लात घूसों से पिटाई कर दी। बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र के पूरे पाली का है, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा चौपाल का कार्यक्रम किया जा रहा था और उसी के दौरान ग्राम विकास के कार्यों में मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पेमेंट न किए जाने का आरोप ग्राम प्रधान के बेटे द्वारा लगाया गया और जिस पर वार्ता होने लगी, तभी वार्ता के दौरान ही ग्राम विकास अधिकारी की ग्राम प्रधान के बेटे सामंत कुमार ने लात घूंसों से पिटाई करना शुरू कर दिया। पूरे मामले की शिकायत जब पुलिस को हुई तो पुलिस के द्वारा ऐसे दबंग प्रधान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि रायबरेली पुलिस का कहना है कि ग्राम प्रधान के बेटे सामंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया और ग्राम विकास अधिकारी संशरण की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। वहीं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों के खिलाफ जवानों ने कार्रवाई की। सुरक्षा बलों ने इनामी नक्सली को मार गिराया। माओवादी और कई गंभीर अपराध इन पर दर्ज थे। क्या कुछ एक्शन लिया गया, बता रहे हमारे सहयोगी। छत्तीसगढ़ सरकार पूरे एक्शन में भी दिखती नजर आ रही है। आए दिन नक्सली ऑपरेशनों का अंजाम छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिया जा रहा है। आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीधा संदेश था 2026 मार्च तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पूरा संकल्पित नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार का नक्सलियों के लिए सीधा संदेश है, या तो नक्सली मुख्य धारा से जुड़े या तो। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में पिछले दिनों नाबालिग युवती के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। क्या कुछ कानून व्यवस्था की तरफ से अभी कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। हुई घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस समय आक्रोश देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर कहें तो एक बार फिर हिंदू मुस्लिम जैसी घटनाओं ने जन्म देना यहाँ पर शुरू कर दिया और इसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर सत्ताधारी दल पर सवाल खड़े करने लगा है। जिस तरीके से नैनीताल में घटनाक्रम घटा है, ऐसे में उसके बाद जो माहौल बना वो सीधे तौर पर उत्तराखंड की उस शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसको लेकर अक्सर सरकार और प्रशासन दावे करते हैं कि उत्तराखंड में शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पर किसी प्रकार का माहौल या उपद्रवी या उग्र नहीं होने वाला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ अपराधियों को कड़ी सजा देना, जनता का भरोसा जीतना, ताकि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो और जनता का जो आक्रोश है वो शांत बना रह सके। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल इन सब चीज़ों को लेकर मुद्दा बनाने का काम कर रहे हैं, तो वो सीधे तौर पर उत्तराखंड की सियासत या उत्तराखंड के राज्य हित के लिए सही नहीं कहा जा सकता। इसीलिए अब जरूरत इस बात की है कि सभी लोग समाज, चाहे वो सामाजिक हो या फिर सरकारी हो, सभी लोग एक मिलजुल कर ऐसा माहौल बनाने का काम यहाँ पर करें ताकि उत्तराखंड की पर्यटन व्यवस्था को भी भंग ना हो, यहाँ पर लोग भी आ सकें, जो सुरक्षा का जो माहौल है वो भी पूरी तरीके से बना रह सके। कैमरामैन इंडिया वाइज। खबर हापुड़ से है, जहां जिले के बीएसए कार्यालय का डीएम ने औचक निरीक्षण किया और क्या कुछ फैसला लिया है, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। हापुड़ से है, जहां हापुड़ के नए डीएम अभिषेक पांडे फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हापुड़ के नए डीएम अभिषेक पांडे ने बीएसए ऑफिस पर कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई करते हुए बीएसए अभिषेक पांडे ने भ्रष्टाचार में लिप्त
3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और वहीं बीओ की कार्यमुक्ति के लिए शासन को लेटर जारी कर दिया है। आपको बता दें, हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे को शिकायत मिली थी कि बीएसए ऑफिस में तैनात कुछ कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसी की जानकारी मिलने पर बीएसए अभिषेक पांडे ने हापुड़ बीएसए कार्यालय पर छापेमारी की थी और भ्रष्टाचार में लिप्त 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और बीओ को कार्य करने के लिए सेशन को लेटर लिख दिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बीएसए ऑफिस पर एंटी करप्शन की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें 2 बाबुओं को 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इन बाबुओं ने एक स्कूल संचालक से उनकी रिन्यूअल करने के लिए 70,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की थी और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। और अब अभिषेक पांडे ने कार्रवाई करते हुए 3 भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को बर्खास्त किया है और बीओ की कार्यमुक्ति के लिए शासन को लेटर लिखा है। तो डीएम अभिषेक पांडे की इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं पूरे विभागों में हकम मचा हुआ है और चारों ओर डीएम की इस कार्रवाई की चर्चा हो रही है। साथ ही डीएम अभिषेक पांडे इस कार्रवाई के द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि यदि किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार में कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। वहीं नई दिल्ली से हावड़ा जा रही डाउन की पूर्वा एक्सप्रेस में हॉट एक्सल हो जाने से पहियों में आग लग गई। उसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया, बता रहे हमारे सहयोगी। शनिवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब दिल्ली हावड़ा रूट पर चल रही पूर्वा एक्सप्रेस अचानक आग की चपेट में आने से बच गई। घटना मझवार रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां ट्रेन की पार्सल बोगी के ब्रेक पैड में खराबी आने से अचानक धुआं उठने लगा। समय रहते रेल कर्मियों और जीआरपी की सफलता से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक संभावित बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि पूर्वा एक्सप्रेस शनिवार सुबह 6:10 पर मुगलसराय जंक्शन यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना हुई। जैसे ही ट्रेन मझवार रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची, यात्रियों ने पार्सल बोगी के पास से धुआं उठते देखा। धीरे धीरे धुआं गाढ़ा होने लगा, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। पार्सल बोगी के ब्रेक पैड में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे तकनीकी भाषा में ब्रेक बाइंडिंग कहा जाता है। एक ब्रेक बाइंडिंग के चलते बोगी के पहिए अत्यधिक गर्म हो गए और उसी से धुआं उठने लगा। यात्रियों ने तत्काल इस बात की जानकारी ट्रेन स्टाफ और सुरक्षा बलों की दी। मौके पर तैनात जीआरपी जवान और रेल कर्मियों ने बिना समय गवाए ट्रेन को रुकवाया और फायर उपकरणों की मदद से आग को बुझा दिया। इसके बाद ट्रेन के जो मैकेनिकल स्टाफ ने तकनीकी जांच कर बोगी की स्थिति को सामान्य किया। गहन निरीक्षण के बाद ट्रेन को पुनः गंतव्य के लिए रवाना किया। बहरहाल कोई भी हताहत की सूचना नहीं है, यात्री सुरक्षित है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, थाना देहात में ततारपुर बाईपास के पास तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को रौंद दिया है। इस हादसे में दोनों भाइयों की जान चली गई है। बताया जा रहा है दोनों भाई मेरठ जनपद के रहने वाले थे और हापुड़ में खरीदारी करने के लिए आए थे और जब ये अपने घर वापस जा रहे थे तभी तेज रफ्तार कैंटर ने दोनों भाइयों को रौंद दिया है। एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे भाई ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा है। फिलहाल कैंटर चालक इस हादसे को अंजाम देकर फरार हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची थाना देहात पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार कैंटर चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। वहीं दोनों भाइयों की मौत की सूचना पर पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हादसे को अंजाम देने वाले कैंटर चालक को थाना देहात पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति। वहीं कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या कुछ कैसे हुआ ये हादसा, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। तेज रफ्तार बस ने मारी बाइक में जोरदार टक्कर, 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। आपको बता दें, पूरा मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर झांसी नेशनल हाईवे का है, जहां पर कस्बा पुखराया से अकबरपुर की ओर 3 युवक एक बाइक पे सवार होकर आ रहे थे। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उनको टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन और पुलिस के बीच जमकर बवाल चला और परिजनों ने जमकर हंगामा भी काटा। इस दरमियान नेशनल हाईवे घंटों के लिए बाधित रहा।
आपको बता दें कि परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने तीनों शवों को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके बाद बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। आए दिन हो रहे इन हादसों के बावजूद तेज रफ्तार वाहनों में लगाम नहीं लग रही है। कानपुर से गौरव शुक्ला। वहीं हरदोई में खरबूजा विक्रेता से अभद्रता करने वाले 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी आनंद। हरदोई में एक पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया। आपको बता दें कि ये मामला पिहानी थाने क्षेत्र का है, जहां पे एक ठेला खरबूजे विक्रेता से 2 सिपाही गए और 2 किलो खरबूजा मांगा और 20 रुपये जब उसने मांगे तो सिपाहियों ने 20 रुपये नहीं दिए। तो बड़ी शर्म की बात है आखिरकार कि जो सिपाही 40,000 60,000 रुपये सैलरी पा रहे हैं और उनके पास 20 रुपये ना निकले, तो ये बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। हालांकि जब उन्हें 20 रुपये मांगे तो फिर उसके बाद में सिपाही आग बबूला हो गए और उसको गाली गलौज, माँ बहन की गालियां देने लगे। उसके बाद में उस पीड़ित ने फिर थाने गया और उसने थाने में अपना दर्द बयां किया। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित से मुलाकात की। उसके बाद में दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और पीड़ित से तहरीर भी ली है। हालांकि अब पूरे मामले पर जो सिपाही हैं उनको वहां से तत्काल हटा दिया गया है। ये पीड़ित अभी संतुष्ट है। कप्तान साहब ने कल रात में उस पीड़ित से मुलाकात की। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। वहीं उत्तराखंड में डाक सेवा वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग 20 डिलीवरी सेंटर खोलने जा रहा है। कब तक ये खोला जाएगा, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। चले कि डाक विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी जो डाक आती है, पोस्ट आती है, वो उनको समय पे नहीं मिल पाती है और अलग कहीं और उनके पते से अलग चली जाती है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज डाक विभाग ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर 20 जो डिलीवरी सेंटर हैं वो अतिरिक्त खोले जाएंगे ताकि लोगों को जो पोस्ट है वो समय पर मिल सके और किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना उनको ना करना पड़ सके। तो इसकी कहीं ना कहीं सराहना भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि डाक विभाग की तरफ जिस तरह का निर्णय लिया गया है ये बड़ा ही लाभदायक होगा और जो उनकी पोस्ट है वो समय पर पहुंचेगी। और इसके साथ ही इतना ही नहीं बल्कि जो कहा जाए कि जो डिलीवरी पॉइंट खोलने की बात डाक विभाग की तरफ से की गई है उस पर जो कर्मचारी हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। और इसके साथ ही जो पोस्ट है यानी कि जिस तरीके से पिन कोड के माध्यम से जो पोस्ट है वो अलग अलग जगहों पर चली जाती थी, लेकिन अब उस पिन कोड के माध्यम से एक ही उसी पते पर वो कोड जो उनकी पोस्ट है वो पहुंचेगी। इससे कहीं ना कहीं जो उनकी पोस्ट है वो समय पर पहुंच पाएगी और इसके लिए कहीं ना कहीं डाक विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि इसी साल यानी कि दिसंबर माह तक जो डिलीवरी पॉइंट है वो खोल दिए जाएंगे। और अब लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आने लगी है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से शिकायत डाक विभाग को मिली थी और डाक सेवाओं को कहीं ना कहीं एक तरीके से बेहतर बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है जो बड़ा ही सराहनीय है। इंडिया वॉइस धनराज का। वहीं लखनऊ के तेलीबाग स्थित जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के मालिक डॉक्टर ईशा त्यागी पर संगीन आरोप लगाए गए। क्या कुछ है वो आरोप, बता रहे हमारे सहयोगी पुनीत मोहन। लखनऊ के तेलीबाग स्थित प्रसिद्ध जावित्री हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के मालिक डॉक्टर ईशा त्यागी पर एक गंभीर आरोप लगा है। दरअसल उन पर मोहनलालगंज तहसील के पुरहिया गांव में 4 बीघा जमीन फर्जी किसान और फर्जी गवाह खड़ा करके अपने नाम करा लेने का गंभीर आरोप है। आईटीआई से रिटायर्ड अधिकारी ने आज तहसील दिवस में अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र सौंपा जिनमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 3 करोड़ की जमीन को मात्र 20 लाख रुपए में डॉक्टर ईशा त्यागी ने फर्जी किसान और फर्जी गवाह करके अपने नाम 26 अप्रैल 2025 को दर्ज करा लिया है। हालांकि अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस। वहीं जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं जिम्मेदारों की कार्यशैली सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रही है। कहां का है ये ताजा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के निरीक्षण के दरमियान मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मिले भ्रष्टाचार और खामियों की रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपी है और 10 बिंदुओं की रिपोर्ट भी दी है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अकबरपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दरमियान आधा सैकड़ा डॉक्टर और कर्मचारी मौके से नदारद मिले। जो पहुंचे वो देरी से पहुंचे, तो वहीं तमाम दस्तावेज ऐसे थे जिनमें हेराफेरी की गई थी। उपस्थित रजिस्टर में डॉक्टरों के साइन भिन्न भिन्न थे। तमाम अनियमितताएं ऐसी थी जो सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को भी तमाचा मार रही थी। तमाम आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की भर्ती में 1.5 लाख रुपए की वसूली भी की गई। तो वही ट्रामा सेंटर में भर्ती मरीजों से ऑपरेशन के नाम पर 12-12 हजार रुपए की वसूली हुई। तमाम ऐसी खामियां निरीक्षण के दरमियान मिली। वहीं सिद्धार्थनगर में योगी सरकार के आदेश के बाद लगातार अवैध मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं कि जो अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं उनको हटाने के लिए जो मदरसे और मस्जिद अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं उनको हटाया जा रहा। तो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में दिखा। भारत नेपाल सीमा के ढेबरुआ बॉर्डर के पास से पिपराहुआ गांव में तहसील प्रशासन और पुलिस के लोगों ने अतिक्रमण हटाया। आपको बता दूं कि खलिहान की ज़मीन पे अवैध तरीके से मदरसा बना हुआ था, जिसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। नोटिस समय से नहीं उसका पूरा किया गया, तो उसके लेकर प्रशासन और पुलिस के लोग और तहसील प्रशासन के लोगों ने आज उस पर अतिक्रमण हटाया। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वन। खबर सीतापुर से है, जहां से एक मानवीय तस्वीर सामने आई जिसमें कोतवाली में गैंगस्टर अपराधियों की पाठशाला लगाई गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, बता रहे हमारे सहयोगी नंद किशोर। जनपद सीतापुर में गैंगस्टरों को बुलाकर के उनकी पाठशाला लगाने का काम लगातार जनपद में किया जा रहा है। आज ऐसा ही ताजा मामला जनपद सीतापुर के सिधौली और थाना क्षेत्र रेवसा में देखने को मिला, जहां दोनों कोतवालों के द्वारा लगभग 124 गैंगस्टरों को बुलाकर के उनकी पाठशाला लगाई गई और अपराध ना करने की उन्हें शपथ दिलाते हुए थाना क्षेत्र में होने वाले अपराध में कमी आने के लिए उनकी मदद की भी बात कही गई। कहा जा रहा है कि लगातार थाना क्षेत्रों में अपराध का ग्राफ बढ़ता देख कोतवाल ने नया कदम उठाते हुए गैंगस्टरों को पाठशाला लगाते हुए उन्हें अपराध न करने का शपथ दिलाया गया और कहा गया कि लगातार हो रहे अपराधों में कमी आए, इसके लिए आप लोग भी मदद करें। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर। वही वाराणसी शहर में कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसको कम करने के लिए क्या कुछ फैसला लिया गया है, बता रहे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी में आवारा कुत्तों के बद्धीकरण को लेकर के नगर निगम ने पहल की है। वाराणसी के में 1 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से एबीसी सेंटर बनाए जा रहे हैं। एबीसी सेंटर वाराणसी के पेड़े क्षेत्र में बनाए जाएंगे। एबीसी सेंटर के बनाए जाने से वाराणसी में लगातार बढ़ते हुए आवारा कुत्तों पर लगाम लगेगी। बद्धीकरण की प्रक्रिया काफ़ी करनी आसान हो जाएगी। नगर निगम के द्वारा बनाई जा रही इस सेंटर में लगभग वही बलौदाबाजार जिले में गांव गली किराना दुकान में खुलेआम सटूटा लिखा जा रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप महेश्वरी। बाजार की नई पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने आज गांव में हो रहे अवैध रूप से सट्टा जुआ पर सख्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बताया 2 लोगों के पास से लगभग 2000 रुपए की सट्टा पट्टी जब्त की गई और उनके पुलिस ने इन सट्टा लिखने वाले पर कड़ी पूछताछ की तो इन्होंने 2 लोगों का नाम बताया, रामेश्वर तुर्काने और राजनारायण साहू उर्फ राजू। दोनों को मैंने बताया इन्होंने हमारे सट्टा पट्टी के लोग खाते हैं और इन्हीं के लिए हम लोग लिखते हैं। पुलिस ने नई पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम चैनल तक जाएंगे, यहाँ पर चैनल में जो भी बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों। तो इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।